Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to study geography from class 8th, and today is our topic distribution of natural vegetation. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में हमने बात की कि उनकी क्या अहमियत और इफ़ादत है हमारी इस लाइफ में और कहाँ पे एग्जिस्ट होता है ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इसमें हमने बात की थी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की, जो मिल के फिर हम बायोस्फीयर कहलाते हैं, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी जहाँ पे एग्जिस्ट होती है लाइफ। और इस पूरे सिस्टम को हमने फिर पढ़ा था, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो उसके बाद हमने प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की बात की, प्लांट्स से क्या फ़ायदे हैं और वाइल्ड लाइफ से, रिसोर्स से हमारी इस एनवायरनमेंट में क्या फ़ायदा है, किस तरीके से इस वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहता है, वो बैलेंस रहता है। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को हम ऐसे समझे कि कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है वेजिटेशन, पेड़ पौधे कहाँ कहाँ पे किस तरीके से उगते हैं और किस रीजन में ज़्यादा पेड़ उगते हैं और किस रीजन में कम उगते हैं, और रेनफॉल का क्या असर रहता है, और जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे क्या असर रहता है इन पौधों का। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमने लिखा है मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। ये चार जो क्लासिफिकेशन है वेजिटेशन के, ये वर्ल्ड में पाए जाते हैं और इन चार रीजन्स में अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और वो इस वजह से कि इन जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर रहता है, अलग अलग टेम्परेचर रहता है, और इस टेम्परेचर की वजह से अलग अलग पौधे भी उगते हैं। तो फॉरेस्ट की बात हम करें पहले। एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, ह्यूज ट्रीज मे थ्रो अबेंडेंट ऑफ द वेजिटेशन एंड वाटर सप्लाई। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट एरिया में हैवी रेनफॉल होता है, यानी बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, और उन बारिशों की वजह से वहाँ पे ह्यूज ट्रीज़, बहुत घने दरख्त और लंबे लंबे दरख्त पाए जाते हैं। और इन घने दरख्तों की वजह से, इन ह्यूज ट्रीज़ की वजह से वहाँ पे पानी भी रहता है, यानी अबेंडेंट ऑफ वाटर सप्लाई भी रहता है। वेजिटेशन एंड वाटर सप्लाई यानी दोनों चीज़ें रहते हैं वहाँ पे, वेजिटेशन भी होते हैं, पौधे भी उगते हैं ज़्यादा, और पानी भी ज़्यादा रहता है। तो ये थी फॉरेस्ट की बात। आगे चलते हैं हम ग्रास लैंड की बात करें। तो ग्रास लैंड अगर हम समझे तो ठीक आप समझ गए होंगे, ग्रास लैंड उस जगह को कहते हैं हम जहाँ पे ज़्यादा घास उगती है। अगर फॉरेस्ट से हट के हम बात करेंगे तो इन मॉइस्चर एंड रेनफॉल साइज एंड डेंसिटी ऑफ ट्रीज आल्सो डिक्रीज। तो इस जगह पे बनस्बत फॉरेस्ट से यहाँ पे रेनफॉल कम होता है, और यहाँ पे डेंसिटी जो ट्रीज़ है वो डिक्रीज़ होती है बनस्बत फॉरेस्ट से। द साइज़ ऑफ ट्रीज़ एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। और साइज़ जो ट्रीज़ का होता है, यानी कि जैसे हमने जंगल में पढ़ा, फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा ह्यूज ट्रीज़, लंबे लंबे दरख्त, और यहाँ पे साइज़ में फ़र्क आता है ग्रासलैंड एरिया में। यहाँ पे बनस्बत जंगल से रेनफॉल भी कम होता है और ट्रीज़ भी कम होते हैं, और डिक्रीज़ भी है फॉरेस्ट की या पेड़ पौधों की कमी भी थोड़ी सी कमी भी पाई जाती है बनस्बत जंगल से, फॉरेस्ट से। तो आगे चलते हैं। रेनफॉल, शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज एंड ग्रासेस, जैसे कि हमने पढ़ा वहाँ पे थोड़ी मात्रा में
क्या कहते हैं, जंगल के लिहाज से वहाँ पे कम बारिशें होती है, इतनी कम नहीं, फिर भी थोड़ी सी कम होती है, और इसकी वजह से वहाँ पे रिड्यूस होता है, क्या कहते हैं इसे, ट्रीज़ भी होते रिड्यूस होते हैं, और ग्रास या रेनफॉल भी कम होता है। तो आगे चलते हैं। स्क्रब्स इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, थॉर्नी स्क्रब्स, शर्ब्स एंड स्क्रब्स। In dry area of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow deep roots and waxy leaves। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे स्क्रब्स, उन एरियाओं पे जहाँ पे झाड़ियाँ होती है, ड्राई एरिया पे, जहाँ पे खुश्क एरिया पाए जाते हैं, तो वहाँ पे लो रेनफॉल होता है। लो रेनफॉल कहते हैं कम बारिशें होती है वहाँ पे। तो उन एरियो पे कौन से पेड़ उगते हैं? थॉर्नी शर्ब्स एंड स्क्रब्स ग्रो। वहाँ पे झाड़ियाँ, कांटे वाले दरख्त ग्रो करते हैं जो इन खुश्क एरिया में। और डीप रूट्स एंड वैक्सी लीव्स, और उन प्लांट्स के क्या होते हैं? डीप रूट्स होते हैं और वैक्सी लीव्स होते हैं। तो आखिर में वो रीजन जिसको हम टुंड्रा रीजन कहते हैं, फाउंड इन द कोल्ड पोलर रीजन, कंप्रेस मोसिस एंड द लिचनस। तो टुंड्रा रीजन की बात हम करें, ये वो रीजन है, ये वो इलाका है जहाँ पे जो कोल्ड एरिया पाया जाता है, जो इक्वेटर से बहुत दूर है, यानी जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ रहती है। तो वहाँ उस एरिया में अगर हम बात करें, वहाँ कौन से पौधे? मोसिस एंड लिचनस, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे फूल जैसे छोटे छोटे होते हैं, वही वहाँ पे उगते हैं। तो ये तो सब इफेक्ट है टेम्परेचर का। तो फॉरेस्ट की हम बात करें एक बार फिर, फॉरेस्ट को हमने यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन में लिख लिया यहाँ पे। तो एक तो है फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, और दूसरा है डिसिड्यूज। एवरग्रीन फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को कहते हैं जैसे हम उस जंगल को कहते हैं सदाबहार जंगल, डू नॉट शेड देयर लीव्स, जो अपने मतलब लीव्स नहीं छोड़ते हैं, जो बिल्कुल सदाबहार रहते हैं, जिनके पत्ते नहीं जड़ जाते हैं, उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और दूसरी तरफ डिसिड्यूज फॉरेस्ट, उनको उस फॉरेस्ट को कहते हैं शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन। पर्टिकुलर सीजन मतलब ये हम समझे कि जैसे यहाँ पे झाड़ियों का मौसम होता है, खिज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, और फिर 2 महीने या 1 महीने के बाद फिर से इनके पत्ते आ जाते हैं। तो इसको हम डिसिड्यूज फॉरेस्ट कहते हैं। और डिसिड्यूज फॉरेस्ट को भी हमने दो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे लिख लिया है यहाँ पे। तो आपके समझने के लिए मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। तो ये समझ लीजिए आप, ये ज़मीन है, तो ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर से 0 से हम शुरू करें 23 डिग्री तक, नॉर्थ में भी साउथ में भी। और ये इक्वेटर के पास जो एरिया है, ये जो ग्रीन एरिया है, तो इसको हम ट्रॉपिकल क्या कहते हैं, डिसिड्यूज कहते हैं। ट्रॉपिकल डिसिड्यूज और टेम्परेट डिसिड्यूज। ट्रॉपिकल डिसिड्यूज वहाँ पे बारिशें होती है और गर्म भी ज़्यादा रहता है, रेनफॉल भी होते हैं, और इस जगहों पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपने पत्ते उनके देयर शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन। मगर यहाँ पे क्या होता है, ये एवरग्रीन थोड़ा एरिया कहलाता है, फ़र्क इतना ही है। और जहाँ तक टेम्परेट जोन है वो 23 से लेकर नॉर्थ साइड या साउथ साइड से ऊपर ये एरिया जो है, ये कोल्ड एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे लो रेनफॉल, लो टेम्परेचर रहता है, तो इसको हम ट्रॉपिकल टेम्परेट डिसिड्यूज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सबक। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो इसमें जो कुछ ख़ास बातें हैं वो आप याद रखोगे, और इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, जो यहाँ पे मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी है, उसको भी आप लिखने की कोशिश करोगे, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अस्सलाम।